हेलो श्रोताओं, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल अनुगूंज पर। साहित्यिक कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे डॉक्टर सूरीवाला की लिखी कहानी सुम्मी की बात। तो आइए सुनते हैं कहानी सुम्मी की बात। अपने आप में अनजाने कैसे कैसे और कितने अनाम समझौते करते चले जाते हैं हम, उम्र, जिंदगी और स्थितियों के साथ। इनमें से बहुतों से तो हम खुद वाकिफ भी नहीं होते, बहुतों से जानबूझकर कतराते हैं, अपने आप से भी उनका जिक्र तक करना पसंद नहीं करते। लेकिन कभी कभी चुपचाप, बेआहट, बेआवाज आकर ये एहसास हमें सिहरा जाते हैं और हम खिसियाए से देखते रह जाते हैं। इस बात को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि ये अनाम समझौते हम में से करीब करीब सबने किसी न किसी स्तर पर कमोबेश किए ही होते हैं। कैसे अभ्यस्त होते चले जाते हैं हम क्रमशः इन संधियों के। हमें पता तक नहीं होता कि हम क्या से क्या हो गए हैं। अपने आप में हम खुद अपने आप को एक सुखी और संतुष्ट इंसान मानकर ही चलते हैं। अंदर के खालीपन पर ताला लगाए हुए, व्यस्ततम जंजालों में उलझे खोए, लेकिन उम्र की उतरती धूप घिरते छायों के साथ एक अवसाद सा उतरता चला जाता है। तब लगता है कि सारी भीड़ और अपने से अपने रिश्ते नातों के बीच कहीं हम अकेले हैं। हमारी एक बिल्कुल अलग की दुनिया है जिसे हम किसी के साथ बांट नहीं सकते। समझ लीजिए, अपने उन एहसासों को खुद मैंने इस कहानी के माध्यम से बांटने की कोशिश की है। सुम्मी को अब सुम्मी कोई नहीं बुलाता। बच्चे मम्मी बुलाते हैं, काम करने वाली महरी बीबी जी, और उसका पति सुनो। मम्मी सुनते ही उसकी आंखों के सामने चाय का डिब्बा और गैस पर पतीले में खौलता पानी आ जाता है। बीबी जी सुनते ही किचन की गंदी मोरी और सुनो से ताजे अखबार का वह गोल घेरा जिसके बीचों बीच बैठे उसके पति दोनों हाथों की उंगलियों से अखबार थामे गर्दन ऊंची नीची करते खबरें पढ़ते रहते हैं। बाहर से देखने पर तो पता भी नहीं चलता कि इस गोल घेरे के पीछे कोई होगा भी। सिर्फ खुला हुआ अखबार दिखता है और उसे पकड़े हुए दोनों हाथों की उंगलियों के छोर। पति की सुनो सुनते ही वह कोई भी काम करती होती है तो उसे छोड़कर बेहताशा दौड़ पड़ती है। उसे दौड़ते देखकर उसकी बेटियां हंस पड़ती है और हंसती हुई दूसरे से कहती है, दौड़ती हुई मम्मी कितनी फनी लगती है ना। सुम्मी सुनकर खिस से हंस देती है, पर मन ही मन पूछती है, अच्छा, अगर मम्मी की जगह सुम्मी दौड़ती होती तो क्या फनी नहीं लगती। सुम्मी की अब यह आदत सी पड़ गई है। हर बात में मम्मी की बात उठते ही वह अनायास उसकी तुलना सुम्मी से करने लगती है। सुम्मी, जैसे यह शब्द नहीं, उसका नाम नहीं, कोई प्याला हो और इस प्याले में इतना इतना लाड़ प्यार लबालब भरा हो कि वह जब भी चाहे जी भर के सुड़क सकती हो। हाँ, मम्मी दौड़ती थी तो उसकी सूती सी नाक पड़ी ठंडी पड़ी हाँ मम्मी दौड़ती थी तो उसकी सूती सी नाक ठंडी पड़ जाती थी और खुले खुले बाल हवा में चितराते लहराते जाते थे। इसलिए कभी कभी उसका मन उस सुम्मी को पकड़ पाने के लिए तड़फड़ाने लगता है। किससे कहे कि ऐ मुझे सुम्मी कहकर पुकारो, जरा देखूं तो कैसा लगता है। फिर वह अदृश्य हो गए अतीत की गहराई में हाथ डाल डालकर खंगालने टकटोरने लगती है कि शायद कहीं बित्ते भर सुम्मी मिल जाए। और तो और कभी कभी मन करता है एक खत लिखे, उस खत में सिर्फ 3 शब्द हो, अम्मा की सुम्मी, और उसे तेज झरझराती हवाओं के बीच यूं ही उड़ा दे बस। उसे लगता है उसमें से आवाज अवश्य आएगी, हजार हजार प्रतिध्वनियों में, सुम्मी सुम्मी। मम्मी, वह चौंक जाती, ओह, यह तो उसकी बड़ी बेटी प्रिया है। कॉलेज से 3 सहेलियों को लेकर लौटी है और उसकी ओर संकेत कर परिचय करा रही है, माय मम्मी। वह हंसकर अभिवादन का जवाब दे फट से किचन में जाकर प्याले तस्तरियाँ पोंछती है, पतीले में चाय का पानी चढ़ाती है और पकौड़ी के लिए प्याज के छल्ले काटने लगती है। सब कुछ तैयार होने पर बड़े उत्साह से बेटी को बुलाती है और ट्रे उसके हवाले कर देती है। बेटी पूछती है कि क्या मम्मी ने चाय ली।
उत्तर में वह अपना प्याला दिखाकर हल्के से मुस्कुरा देती है। वह सबके सामने ज़्यादा करके मुस्कुराती ही रहती है, लेकिन अकेले होने पर चाय का कप या रोटी का कौर लेकर बैठते ही अनायास गुमसुम सी सोचने लगती है कि उम्र की ढलान पर बैठी कितनी मम्मियों ने इस रसोई घर में चुपचाप इस तरह बैठकर चाय पी होगी। अच्छा, पहले भी तो कितने कितने लोग रह चुके होंगे इस किराए के मकान में। वे कैसे रहे होंगे, उन्होंने कब कब क्या किया और क्या सोचा होगा, और यहाँ इस जगह पर इस मकान से पहले भी क्या रहा होगा। अटपुटा अवशेष, लेकिन तब भी कोई न कोई रहता ही रहा होगा। और आगे भी तो सुम्मी के बाद भी जाने कितने लोग, कौन कौन से लोग रहेंगे कौन जानता है। वे सब भला क्या जानेंगे कि कभी यहाँ सुम्मी नाम की लड़की नहीं औरत रह चुकी है। बस यही खराबी है सुम्मी में। चाय का प्याला हाथ में आते ही ख्याल जाने कहाँ कहाँ भटकने लगते हैं बेरोक टोक, कि कैसे वह दोपहरी होते ही अम्मा की आंखें बचाकर दबे पैरों कच्ची दीवारों के पीछे बगीचे में पहुंच जाती थी। वहां शन्नो, बिज्जू, रमन और इससे मिलते जुलते नामों वाले लड़के लड़कियां फटाफट पत्थर मारकर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ कर जेबों में ठूंसते रहते थे। कुछ एक नमक मिर्ची की बुकनी भी साथ लाए होते थे। वह सबसे सीधी छटंकी सी थी, इसलिए पत्थर एक भी नहीं मार पाती थी। सिर्फ सूखे चरमराते पत्तों के बीच से अमियाँ बिन बिन कर सबको दिया करती थी। सब उससे खुश रहते थे, उसे प्यार करते थे और अपनी तोड़ी अमियाँ भी देते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा रमन। कभी कभी तो वह अपनी तोड़ी एक दो अमियाँ ही रखकर बाकी सब उसे ही दे देता। खेल के समय भी रमन सबसे पहले उसे ही अपनी टोली में लेता। कोड़ा जमाले शाही खेलने पर उसे कोड़ा भी बहुत हल्के से लगाता, लेकिन तब उसमें इतनी बुद्धि ही नहीं थी कि रमन के उस अनुग्रह के प्रति किसी तरह की कृतज्ञता बरतती। और जब तक बुद्धि आई तब तक तो नज़ारा ही बदल गया था। हुआ यह था कि पापा के ट्रांसफ़र की वजह से उसे 2 साल छोटी चाची के पास रतलाम रहकर पढ़ाई करनी पड़ी, और जब वह 2 साल बाद घर लौटी तो रमन की बदली हुई हुलिया देखकर दंग ही रह गई। होठों पर बेतरतीब उठे बालों को तराश कर वह मूछें छाटने लगा था, और बालों को भुरभुराकर जाने कितने बुलबुले निकाल हमेशा अपनी खिड़की पर जमा अजीब अजीब नज़रों से उसे टकटकी बांध देखता रहता। किसी न किसी बहाने दिन में 3-4 बार उसके घर आता, हर बार एक नई भड़कीली रंग की बुश शर्ट और ऊपर से 3 बटन खोले रहता। खड़े खड़े यूं ही मुस्कुराता रहता और शुतुरमुर्ग सी टांगे हिलाता रहता। बातें किसी से करता, कनखियाँ हमेशा सुम्मी को ही लिजलिजी नज़रों से देखती रहती। जैसे ही लोग इधर उधर होते, रमन की पुतलियाँ और तिरछी हो जाती। हफ्ता बीतते न बीतते वह झल्ला गई। दरवाजे, जीने, बारजे, किसी तरह जाना मुहाल। सब और एक घिनौनी मुस्कुराहट और तन मन पर व्याप्ति असहजता। और तब उसके मन ही मन एक पुख्ता निश्चय कर लिया, जाने कैसे उस सूधी बुद्धू से दिखने वाली लड़की में इतनी हिम्मत आ गई। शायद इसलिए कि सीधी होने पर भी वह बेहद अड़ियल और जिद्दी थी, और छिछोरापन तो वह बिल्कुल ही नहीं सह पाती थी। बस एक दिन जैसे ही रमन इधर उधर झांकता, अपनी भड़कीली व शौक बू शर्ट के 3 बटन खोल घर में घुसा, उसने बिजली की सी तेजी से नीचे खुले गलियारे में ही उसे सख्ती से रोक लिया। क्या है? रमन एकदम चौंक गया। आवाज़ की अनपेक्षित शक्ति और सुम्मी को सीधे सीधे सामने खड़ी पाकर घबरा सा गया। घबराहट में ही उसने जबरदस्ती उसे देखकर किसी तरह मुस्कुराने की कोशिश जरूर की, और ज़्यादा जोर से भड़क उठी थी वह। ये तुम्हें क्या हो गया है जी? ऐसी तमाशे जैसी सूरत बनाए क्यों घुमा करते हो? ए, जाकर शीशे में देखो, कितने गंदे तो लगते हो। आगे से कभी तुम्हें खिड़की पर देखा ना तो सीधे चाचा जी, रमन के पिताजी, से शिकायत करूंगी, समझे? रमन हकबकाया सा सिर झुकाए चला गया। तब भी उसका दिल बड़ी देर तक धड़ाता रहा।
जैसे सीधे बाहर ही उछल आएगा। असल में बोल भले ही गई हो, लेकिन घबराहट उसे भी कुछ कम नहीं थी। बाद में रमन को सिर झुकाए जाते देख उसे दया सी आई थी, पर कुल मिलाकर एक चैन की सांस ली थी उसने। रमन फिर कभी न दिखा। 2 साल बाद अचानक ही सुयोग्य वर मिल जाने की वजह से पढ़ाई छुड़ाकर उसकी शादी कर दी गई। अपनी शादी के मौके पर उसने बहुत चाहा कि बिजली की झालरों से जगमगाते घर और मंडप के बीच सजी धजी रमन उसे देखता तो सही, समझता तो सही कि विवाह योग्य शालीन वर वधू कैसे पढ़े लिखे, जहीन और नौकरी पेशा होते हैं, रंगे पुते बंदरों से नहीं। पर रमन की कई शक्ल नहीं दिखाई दी। शादी के कामों में भी उसने दूसरे लड़के लड़कियों की तरह कुछ भाग दौड़ नहीं की। बाद में पता चला छुट्टी लेकर गांव चला गया है अपने। ओह, जाए तो जाए, सुम्मी ने सोचा था। उसके बिना शादी का काम थोड़ी रुका रहेगा। इतने ढेर सारे लड़के लड़कियां तो थे, पूरे उत्साह से उसकी शादी में जुटे। बिज्जू तो बहुत दौड़ा। बिज्जू उसे अच्छा भी लगता था, लंबा लेकिन टेठरी जैसा रंग नहीं, रंग भी साफ और रमन की तरह बाल भुरभुराकर बुलबुले भी नहीं निकाले रहता था। जात अलग न होती तो पापा शायद सबसे पहले बिज्जू के पिताजी के पास ही उसका रिश्ता लेकर जाते और बिज्जू के पिता कभी ना न करते। लेकिन जहाँ तक सुम्मी की अपनी बात थी, उसे बिज्जू का सब कुछ पसंद था, सिवाय उसके नीली पट्टी वाले जांघिया के। कहा ना, अंदर ही अंदर कुछ जिद्दी अड़ियल सी थी वह। सो बस अपने घर से चौथे पांचवें मकान की ही छत पर जब कभी बिज्जू को नीले पट्टीदार जांघिया में लेटकर पढ़ते, चहलकदमी करते या नीचे झांकते देखती तो उसे चिढ़ सी आती। जाने क्यों उसे लगता बिज्जू का शालीन लहजा, थोड़ी नटखट सी चमकीली आंखें और आधे मुस्कुराते से ओठ, इन सबको नीली पट्टी वाला जांघिया निगल जाता है। पूरी शख्सियत ही उसकी। मम्मी ये सब जा रही है। ओह अच्छा अच्छा। सुम्मी चौंक गई। लड़कियां बारी बारी से थैंक यू आंटी, पकोड़े बहुत अच्छे बने थे, कहती चली गई। कल बड़ा तमाशा हुआ। ढलती दोपहर सिलाई मशीन की चौकी खिसकाकर सुम्मी अपने पति और बेटे बेटियों के कपड़ों की मरम्मत करने बैठी। सिलते सिलते वह सोचने लगी कि अगर मशीन की सुई गलती से उसके उंगलियों को ही कपड़े की तरह छेदती सिलती चली जाए तो। उस दर्द की कल्पना मात्र से सिहर गई, लेकिन दहशत उसके मन में बैठती गई। उसे लगने लगा चाहे कितनी सतर्कता वह बरते, आज सुई उसकी उंगलियों की आर पार छेद डालेगी। तभी उसके पति ने आवाज़ दी। शायद चाय में आधा चम्मच चीनी ज़्यादा डलवानी थी। पति की सुनो सुनते ही वह हड़बड़ाकर उठी ही थी कि झटके से उसके दाहिने पैर की उंगलियां फर्श के साथ बुरी तरह मुरक गई। हल्की चीख के साथ वह फर्श पर धप से बैठ गई। उंगलियां हाथों से दबाए घुटनों पर सिर रखे वह दर्द से कराही ही थी कि उसने बेटे बेटियों की खनखनाती हंसी सुनी। चौंक कर उसने सिर उठाया तो पाया कि उसका इस तरह पैर मुरक जाने पर कमरे की बीचों बीच फर्श पर धप से बैठ जाना और सी करना बच्चों को खासा मज़ेदार लग रहा है। बेटे ने कहा, ए लो मम्मी फर्श पर फिसल गई। 1-2 मिनट तक उसे उठते न देख शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। छोटी बेटी ने दौड़कर आधी हंसी आधी चिंतित आवाज में पापा से कहा, मम्मी को तो रपट लग गई, फर्श पर घुटनों में सिर डाले बैठी है। और बड़ी बेटी पास आकर सहानुभूतिपूर्वक बोली, दिखाओ जरा कहाँ लगी, कैसे लगी? सूज गया है। देखने दिखाने को वहाँ कुछ भी नहीं था। वह धीरे से इतना कह सकी, पापा को चीनी दे दो। बेटी ने हंसते हुए कहा, ओ चाय पी चुके। अखबार पढ़ते हुए पति ने बेटियों से कहा, वे उसे आयोडेक्स वगैरह लगा दे। सुम्मी लेकिन चौंक कर छलछलाती आंखें छुपाती उठ गई। अरे नहीं, यूं ही मुरक लग गई थी, अब ठीक हूँ। उसे लंगड़ा कर खड़ी होते देख छोटी बेटी फिर खिलखिला पड़ी। लेकिन यह बताओ मम्मी, सीधे सीधे फर्श पर बिना किसी अटकन रोढ़े के तुम गिरी कैसे?
वह कुछ नहीं बोली। बाथरूम में जाकर बार बार चेहरे और आंखों पर पानी के छींटे मार मार कर पनीली आंखें साफ करने लगी। छी छी, गिरी हुई मम्मी, रोती हुई मम्मी, कितनी बेगैरत कौड़ी भर की चीज होती है ना। हाँ, सुम्मी गिरती तो पापा, जिज्जी, अम्मा और सब दौड़ पड़ते। सुम्मी से ज़्यादा हाय हाय अम्मा करती। तुरंत तेल और हल्दी का लेप तैयार होने लगता। सब रोग दोष पीड़ा हरण। और एक बार जब बहुत बचपन में सुम्मी बगीचे की कच्ची दीवार फांदते समय सिर के बल औचक गिरी थी, तो बाकी बच्चे तो घबराए चिल्लाए थे, पर रमन तो रोने ही लगा था जोर जोर से। रमन, वह उसे दिखा ही नहीं शादी के बाद। लेकिन शादी के ठीक 4 दिन बाद जब वह पति के साथ झील में बोटिंग के लिए जा रही थी, तो पहली बार घर से बाहर अकेले सिर्फ पति के साथ होने पर उसने घूंघट उठाया था और अनजाने चौंक गई थी। पूरे शरीर पर एक थरथराती सुरसुरी दौड़ गई थी और उसने अपने आप से आंखें चुरा ली थी, क्योंकि उसके पति ने खूब शौख भड़कीली बू शर्ट पहनकर खुस खुस ऊपर के तीनों बटन खोल रखे थे। बाल उनके पूरे फैशन से भरभराए हुए थे। और तो और वह सुम्मी की तरफ अजीब तरह की कनखी मारकर देखता मुस्कुराए जा रहा था। छोड़ो छोड़ो ओ सुम्मी, तुम्हें सिर्फ इस तरह बेरोक टोक अतीत की तलहट छाटने को छोड़कर कोई काम नहीं है क्या? इतवार की छुट्टी का दिन है, पति, बच्चे घर पर और तुम हो कि अपना एक खाली प्याला लिए कहाँ कहाँ टकटोरती फिर रही हो। तुम्हें करना नहीं क्या कुछ? सब्जी काटनी है, चावल चुनने हैं, धूप में सूखती बढ़िया उठानी है और ढेर के ढेर सूखते अलगनी के कपड़े। सुम्मी चुपचाप अलगनी तक आई और एक के बाद एक सूखे कपड़े उतारने लगी। बेटियों के चूड़ीदार, समीजे, बेटी की पतलूने, उसके अपने पेटीकोट, साड़ियाँ और पति की कमीज, लुंगी और नीली धारियों वाला जांघिया। तो ये थी कहानी सुम्मी की बात। मेरे कहानी वाचन का प्रयास आपको यदि पसंद आया हो तो एक लाइक तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरी कमियों को दूर करने के लिए कमेंट्स करें। धन्यवाद।